डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को ही हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाने का जो मुख्य कारण है ये 1962 से मनाया जा रहा है आपका। और राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 1888 में, 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। और जब उपराष्ट्रपति के पद से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने, 13 मई 1962 को राष्ट्रपति बने थे। और जब उनका जन्म दिवस 1962 में आया 5 सितंबर को, तो बहुत सारे उनके मित्र और बहुत सारे जो उनके छात्र थे उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए उनके पास पहुंचे, उनसे अनुरोध किया कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जन्म दिवस को कहा कि मेरा जन्म अलग से मनाने की जरूरत नहीं है, यदि आप इसमें भारत के सभी शिक्षकों को एक साथ ले लेंगे तो तभी से शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है भारत में। सन 1962 से शिक्षक दिवस पहली बार मनाना प्रारंभ किया गया। और आप लोगों को शायद पता हो कि विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, एक माह बाद। ठीक है, तो ये यूनेस्को के द्वारा 1994 में स्टार्ट किया गया था विश्व शिक्षक दिवस का, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण कार्य के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं उनको क्या किया जाए, उनको याद किया जाए। और एक विश्व शिक्षक दिवस के तौर पे इस दिन को, तो लगभग 5 देश ऐसे हैं जो 5 नहीं, लगभग 10 देश हैं ऐसे जो विश्व शिक्षक दिवस के दिन ही अपने देश में भी शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो हर देश अलग अलग, जैसे पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को, अफगानिस्तान में भी 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, चीन में भी मनाया, चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है, ईरान में मनाया जाता है। हर देश शिक्षक दिवस मनाता है अलग अलग। अमेरिका में 6 मई को मनाया जाता है, रूस में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो माफ कीजिएगा, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है ये भी होता है। और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है वहां की शिक्षा प्रणाली, और शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी वहां के शिक्षकों के द्वारा। कोई भी राष्ट्र हो, आप जितने भी देखते हैं, जो भी राष्ट्र आज के समय में बहुत अग्रणी राष्ट्र के तौर पे हैं, उनमें शिक्षा प्रणाली ही बेहतर हुई है, तब जाकर के वो राष्ट्र बेहतर हुए हैं। वो तकनीकी के क्षेत्र में बेहतर हुए हैं, उनका समाज आधुनिक हुआ है। यूरोप में तो पूरा पुनर्जागरण का काल चला है, बहुत सारे वहां पे शिक्षक आए, सारे शिक्षक हैं, चाहे रूसों की बात करें, चाहे उस समय के तत्कालीन जितने भी लोग रहे जो प्रबोधन काल में निकल के सामने आए, चाहे कांट की बात करें, सब राजनीतिक विश्लेषक भी रहे और समाज को बदलने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जितने भी उस समय के थिंकर थे सब शिक्षक थे, चाहे अरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, ये सब रहे। तो जो समाज, और भारत जैसे देश में भी बहुत सारे शिक्षक रहे। यदि आप प्राचीन काल से देखें तो यहाँ पे चाणक्य जैसे लोग रहे, और लगातार कालांतर में यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का प्रारंभ होता रहा। बहुत सारी चीजें प्राचीन काल से ही भारत में प्रारंभ हो गई थी शिक्षण क्षेत्र में। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिस माध्यम से समाज का पूर्ण उत्थान हो सकता है, व्यक्ति का उत्थान किया जा सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, राष्ट्र का बहुमुखी निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ एक माध्यम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको अपनी पीढ़ी बदलनी है तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका हो सकता है? शिक्षा। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी धन कमा लीजिए, धन क्योंकि टेम्परेरी चीज है। और एक चीज और आपको बता रहा हूं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में आर्थिक तंगी के कारण से वो श्रम में लग जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग लग जाते हैं, लगने के पीछे का कारण भी है आर्थिक तंगी। आप लोग के मन में भी कई बार विचार आता होगा कि कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा। यदि मान लीजिए अभी आप कुछ करने लग जाएं, क्योंकि अभी का समय आपका क्या है? शिक्षा काल का। बहुत दुर्भाग्य है उन बच्चों का जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, बहुत दुर्भाग्य। और भारत जैसे देश में अभी यह स्थिति बनी हुई है, बहुत बड़ी संख्या है जो पढ़ नहीं पा रही है, बहुत बड़ी संख्या, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। कभी भी आप अपने ही आसपास के क्षेत्र में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे। तो ये उनका दुर्भाग्य है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है
एक टाइम के बाद वो अपनी शिक्षा कार्य को आगे नहीं ले जा पाते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमारे पास इतने अवसर नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि हम शिक्षण कार्य को, अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए कि किसी कारणवश यदि आप ड्रॉप आउट भी कर देते हैं तो भी आपके समय को बर्बाद ना माना जाए, उसके लिए भी प्रावधान किए गए, है ना। तो देखिए, किसी भी समाज के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। समाज में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बैसाखी समाज लेकर के चलता है, उस बैसाखी को हटा देने का काम शिक्षा करता है। और यदि आप लोग शिक्षा के महत्व को अभी समझ लेंगे और बहुत ईमानदारी पूर्वक इस पूरे समय का सदुपयोग करेंगे, तो आने वाले समय में आप ये समझिए कि यदि आपके पास धन होगा, आपके माता पिता ने जो धन अर्जित किया है, कल के दिन आपको उसका एक हिस्सा मिलेगा। वो तो श्लोक बंटवा लेंगे, लेकिन शिक्षा कभी बांटी नहीं जा सकती है। वो आपकी खुद की मेहनत है और आपके अंदर रहेगी। और शिक्षा के साथ एक बात ये भी है कि जितना आप इसको देंगे उतना ये बढ़ेगी, विस्तार होगा इसका, ये कम नहीं होगी, घटेगी नहीं। धन के साथ उल्टा है, धन आप जितना देंगे उतना कम होता जाएगा, पर शिक्षा जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षक कैसे होने चाहिए, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि अपने देश में यदि वो शिक्षण पद्धति पे कार्य कर रहा है तो वो शिक्षण पद्धति मूल्य परक होनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, जिस समय पे आप लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पे देखा, तो किसी राष्ट्र के द्वारा चाहे कोविड-19 का प्रसारण किया गया हो, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, यह मूल्य विहीनता का ही तो प्रतीक है जिसने पूरे विश्व को एक महामारी की ओर ढकेल दिया। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं। ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पे आप देखिए, शिक्षित होने भर से काम नहीं चलेगा, आप डिग्रियां प्राप्त कर लें उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आपके अंदर मूल्य नहीं आएंगे, आपका चारित्रिक उत्थान नहीं होगा, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, परिवार के प्रति भावनाएं नहीं होंगी, तब तक आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, सब महत्वहीन है। आप खतरा बन जाओगे इस देश के लिए। तो शिक्षा मूल्य परक होनी चाहिए। और शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे, सिर्फ तथ्यों को ठूसे ना। तथ्यों को ठूसने से काम नहीं चलेगा कि आपको केवल तथ्यों को रटवा दिया गया, बता दिया गया, आपको याद करवा दिया गया। जो आपको इंस्पायर करे, कैसे इंस्पायर करेगा? जैसा वो अपने छात्रों में देखना चाहता है वैसा ही चारित्रिक उत्थान उसका भी होना चाहिए, वही मूल्यों को वो भी धारण करना चाहिए, तभी तो आप इंस्पायर हो सकते हैं ना उससे। तो शिक्षक वो हो जो इंस्पायर करे आपको। पढ़ा के चला जाना कोई बड़ी विषय बात नहीं होती है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि राष्ट्र में यदि कोई बड़ा बदलाव कर सकता है तो एक ही चीज है, वो है शिक्षा, और जिसका प्राइमरी उत्तरदायित्व किनका है? शिक्षकों का। अब आज के समय में शिक्षण कार्य में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप देखिए, पिछले कोविड-19 से तो रेवोल्यूशनरी चेंज आए हैं, खासकर तकनीकी का प्रवेश हो चुका है। और तकनीकी के प्रवेश ने शिक्षण कार्य को बहुत विकेंद्रीकृत कर दिया है। और ये बहुत सही समय चल रहा है देखा जाए, जिस समय में शिक्षा घर घर तक पहुंचाई जा सकती है और पहुंच भी रही है। ऐसे माध्यम बन चुके हैं। तकनीकी एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं, क्रांतिकारी रूप में निकल के सामने आया है, जहां पे निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जा सकती है, जहां पे बड़े स्तर पे एक कवरेज मिल सकता है। सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरा भी चैलेंज है। जितना ये बेहतर हुआ है, जितना इससे विकेंद्रीकरण हुआ है शिक्षा का, उससे भी ज्यादा समस्या क्या निकल के आई है? भटकाव की। इतने ज्यादा विकल्प हो चुके हैं जिसमें छात्र को, देखो, आपका भला एक ही विकल्प से हो जाएगा, 50 विकल्पों में जाने की जरूरत नहीं है। हर विकल्प अपने आप में बेहतर है, लेकिन आपको पकड़ना केवल एक ही पड़ेगा। 10 पकड़ने से काम होगा नहीं। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है, तो एक नाव चाहिए कि 50 नाव चाहिए? आपके लिए तो एक ही चाहिए ना। अब एक नाव आपको चाहिए, खड़ी 50 है। अब आप कंफ्यूज हो कि मैं इसमें भी बैठूं, आप चाहते हो कि मैं 50 को लेकर के जाऊं, तो फिर आप पहुंच नहीं पाओगे, आप भटक जाओगे। समझ रहे हैं? तो शिक्षक आज के समय पे इंटरनेट की दुनिया में भटकाव बहुत ज्यादा है, विकल्प बहुत ज्यादा है, और इन विकल्पों में सही चयन की समस्या बहुत बड़ी है। सही चयन, बहुत टाइम लग जाता है कि हम सही चयन कर पाते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी समस्या क्या है
कि इंटरनेट की दुनिया में चूंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारे मन की प्रवृत्ति है, वो ऐसे कार्यों की ओर जल्दी रुझान करती है जो आपके लक्ष्य है, आप अपने टारगेट तय किए हैं उनके प्रति से बेहतर वो ऐसी चीजों में ज्यादा लगती है जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, और उस कारण भी आपका जो है एक तरीके से नैतिक पतन की ओर बढ़ना चल सकते हैं। तो आज के समय में शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सभी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन जुड़िए। अभी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे, ये भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, हमने क्या किया, आपकी उंगली पकड़ा और उंगली पकड़ के आपको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया ऑनलाइन के मंच पे कि आ जाओ ऑनलाइन पढ़ो। लेकिन इसमें यदि ये चैलेंज हमारे दिमाग में नहीं चल रहा कि ये बच्चे किसी दूसरी दिशा में यदि भटक गए तो क्या होगा, तो आज ये दायित्व भी शिक्षकों के ऊपर आ बैठा है। अब ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। पहले तो बहुत आसान था कि छात्र सामने रहते थे, आज तो सतर्कता ज्यादा करनी पड़ेगी। जब तक हम ज्यादा सतर्क नहीं होंगे, यानी कि उत्तरदायित्व तो शिक्षकों का ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पीरियड पे, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आज के समय में शिक्षा, शिक्षण कार्य और शिक्षक, इन तीनों की भूमिका अलग अलग हो चुकी है। शिक्षा को हमें क्या करना है, सब तक पहुंचाना है। कैसी शिक्षा को पहुंचाना है? मूल्यपरक शिक्षा को पहुंचाना है। और शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जो छात्र को उसके लक्ष्य की ओर ले जाए, उसके गंतव्य की ओर ले जाए, ऐसा शिक्षण कार्य होना चाहिए, उसके जीवन को तबाह ना कर दे। देखो, जीवन में आपको यही समय है जो आपकी लाइफ को बनाएगा या बिगाड़ेगा, इसके बाद नहीं समय आएगा आपका। यही प्राइम टाइम है। इस प्राइम टाइम में यदि आपने अपने आप को संवार लिया तो आगे सब कुछ मिलेगा। और इस प्राइम टाइम में आप तो दरिद्रता से भर जाएंगे। आप कैसी दरिद्रता से? अज्ञानता की दरिद्रता से, मानसिक दरिद्रता से, आर्थिक दरिद्रता से आप दरिद्र ही रह जाएंगे। आप अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो अभी जरूरत क्या है वर्तमान में? देखिए, जो मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है कि जो सबसे ज्यादा चैलेंज है भारत जैसे देश में छात्रों की समस्याओं को लेकर, वो मुझे एक लगता है। क्या लगता है? जो आज के टाइम पीरियड पे, आज के समय पे, चूंकि देखिए टीवी पहले था, अभी टीवी है, ऐसा नहीं कि टीवी नहीं है। टीवी में, सिनेमा में जो चीजें आती थी वो कंट्रोल्ड होती थी। कौन कंट्रोल करता था? कोई ना कोई कंट्रोल करता था। टीवी में आप अपनी मर्जी का सिर्फ चैनल बदल सकते हो, पर चैनल में क्या चल रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कोई कंट्रोल करने वाला बाहर बैठा था। पर आज के टाइम पीरियड पे सारा का सारा कंट्रोल मोबाइल के माध्यम से आपके पास आ गया है कि आपके पास राइट टू चूज दे दिया गया है, चुनने का अधिकार दे दिया गया है। अब यहां पे कंट्रोल नहीं है आपके पास, अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस चीज से बचना है, किस चीज से नहीं बचना है। तो आज के टाइम पे यदि मुझसे कोई पूछे कि छात्रों के लिए क्या सबसे आवश्यक चीज है, तो मैं कहूंगा कि उनको यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनको समसामयिक समय में किस चीज की आवश्यकता है और उस दिशा में ही वो लेकर के चले। इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए बकायदा। इस चीज को टाइम टू टाइम पे स्कूल कॉलेजेस में बताया जाना चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस की जब मैं बात करता हूं ना, तो ये क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। आज छोटा से छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है, जो स्कूल नहीं भी जा रहा वो भी देख रहा है। और चूंकि अनकंट्रोल्ड है, पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण से परे है, तो इसमें आपको बहुत बचना होगा। इस बात को आपको समझना होगा कि मेरा प्राइम टाइम कभी ऐसा ना हो कि मेरा समय मेरे नियंत्रण से बाहर चली जाए सारी चीजें। ठीक है, तो एक दायित्वपूर्ण भूमिका में देखें तो हम लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एक शिक्षक के तौर पे। ठीक है, और आप लोगों की लाइफ में भी, चूंकि आप लोगों ने प्रारंभ से लेकर अब तक किया होगा, हमारे जीवन में कुछ ही शिक्षक आते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमें मिलते हैं, पर कुछ इंस्पायर करते हैं। मैं भी याद करूं तो एक शिक्षक थे, जब मैं क्लास 6ठी में, 5वीं के बाद 6ठी में पहुंचा, तो एक शिक्षक थे ओम शंकर त्रिपाठी। कभी आप लोग सर्च करिएगा नेट में, आपको मिलेंगे। वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में, कानपुर की बात मैं बता रहा हूं। और सच बताएं, बहुत मतलब सिर्फ उनका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। हमने देखा उन चीजों को, पहले तो उन्होंने हमारी दिनचर्या के साथ काम किया। कभी भी आप देखते, मैं भी उन्हीं चीजों को, उन्हीं को पद चिन्हों को फॉलो करता हूं, क्योंकि जो हमें शिक्षण कार्य मिला है, मैं हमेशा आपकी शेड्यूल की बात करता हूं कि आप अपना शेड्यूल बेटर करो। उन्होंने हमारे दिनचर्या पे काम किया, हमारे एक एक छोटी सी छोटी चीज पे काम किया।
हमेशा सर्विलांस रखा, देखा हमें, और सुबह से लेकर शाम तक में सिर्फ पढ़ने भर में फोकस नहीं किया, हमारी खेल की गतिविधियों में भी हमें जोड़ कर रखा। हमें साथ साथ जो है शाम को बैठते थे तो सत्संग भी देते थे, बैठते थे तो आधे एक घंटे जो हमारे कह सकते हैं साहित्यिक ग्रंथ थे उनके बारे में जानकारी देते थे, है ना। तो क्या होता है कि लाइफ में मैं कहूं कि उनसे बेहतर कोई शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक मिले, बट जो उनकी यादें हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया वो आज काम आ रही हैं। आज अच्छा लग रहा है कि शायद वो नहीं होते तो शायद इतना बेहतर हमारे जीवन का प्रारंभ नहीं हो पाता। तो लाइफ में कभी ना कभी आपको कोई, और टीचर्स बहुत सारे होते हैं। देखिए सबसे प्राइमरी टीचर तो आपके घर में एक माँ ही होती है ना, जो स्टार्ट करती है, हर चीज बताती है बच्चे को, उठना चलना बैठना बोलना खाना पीना हर चीज सिखाती है। और ये एक दिन नहीं चलता है, जीवन पर्यंत सिखाती रहती है आपको। जब भी आप गलत करोगे, जब भी आप बुरा बोलोगे, जब भी आप कुछ कहोगे, तुरंत वो क्या करेगी, आपको टोकेगी, टोकती है। आज भी मेरी मां हर चीज में टोकती है, छोटी छोटी चीजें वो देखती है, और वही है जो आपसे सच्चा प्यार करती है। तो देखा जाए तो वास्तविक शिक्षक आपके जीवन में आपको प्रारंभ हो जाता है। और आप समझिए जब आप गर्भ के अंदर होते हैं तो भी वो शिक्षण कार्य करती है, वो साहित्य पढ़ती है, अच्छे प्रवचन पढ़ती है, वो क्यों, आपको सिखाना चाहती है अच्छी चीजें, कभी भी आपको बुरे पाथ में नहीं ले जाती। तो यदि देखा जाए तो सबसे प्राइमरी शिक्षक कौन है, आपकी मां। वो सिर्फ मां नहीं है, उसने जन्म भी दिया है, इसीलिए मां को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो आपको, आपका निर्माण करती है अपने गर्भ के अंदर। आपका एक एक शरीर की हड्डी से लेकर, एक एक मांस से लेकर, एक एक रक्त से लेकर, उसके शरीर का एक हिस्सा हो आप, उसी के शरीर से बनता है। तो इसलिए उसको ईश्वर की संज्ञा देते हैं मां को। उसके अंदर 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, फिर इसके बाद वो आपको बड़ा करती है, पालन पोषण करती है। वैसी एक शिक्षक, फिर इसके बाद दायित्व तो दे दिया जाता है शिक्षकों का। और जीवन में कई बार ऐसे शिक्षक मिल जाते हैं जो आपको पूरी तरीके से मांझ के रख देते हैं। मांझना समझते हैं ना, जब कपड़ा गंदा होता है या कोई बर्तन गंदा होता है तो हम उसे मांझते हैं, उसकी गंदगी निकालते हैं। तो कई बार समाज की संपर्क में आकर के हमारे अंदर बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं, और उन त्रुटियों को दूर करने का काम ही शिक्षक का होता है। वो मांझता है, बार बार मांझता है। तो आप लोगों के जीवन में भी कोई ना कोई शिक्षक तो अवश्य ही रहा होगा, रहा है कि नहीं रहा है? पीटे बहुत हैं। अब किताबों वाला ज्ञान नहीं देते थे तो क्या देते, वो तो देते ही थे, वो तो कंपलसरी चीज थी, नहीं तो पेपर कैसे पास। तो देखो ज्ञान भी आवश्यक है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही आपको चीजों को बढ़ाएगा। वो चीज अलग नहीं है, आपको एक भाषा का ज्ञान होता है, आपको विषयों का ज्ञान होता है, वो तो आवश्यक ही है, बिना उसके सब कुछ संभव नहीं है ना। लेकिन जीवन में क्या होता है कि कुछ शिक्षक ऐसे आते हैं जो आपको, देखो एक शिक्षक का दायित्व क्या है, एक शिक्षक का दायित्व है उसके अंदर इतनी प्रतिभा होनी चाहिए कि उसके सामने चाहे एक बच्चा बैठा हो, चाहे 1000 बच्चे बैठे हो, चाहे 10,000 बच्चे बैठे हो, उसके अंदर की ये प्रतिभा ये तय करती है कि आपको किस तरीके से सबको एक साथ लेकर के चलना है। सबको एक साथ, एक ही क्लास में एक ही टाइम मिलता है, अब सबको जब एक साथ करने की प्रतिभा आ जाती है तो वो शिक्षक अच्छा शिक्षक बन जाता है। आप लोगों को कुछ शिक्षक क्यों नहीं समझ में आए होंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे भी हुआ कि क्लास में आपको लगा ये क्लास नहीं समझ में आई, क्योंकि उनके अंदर एक कमी रही कि उन्होंने सबको एक साथ नहीं लिया। उन्होंने, हो सकता है कि जो उस क्लास के ब्रिलियंट बच्चे रहे हो उनको समझ में आ गए हो, ऐसा नहीं को किसी को नहीं आए, वो भी समझ में आए। लेकिन कुछ एक शिक्षक होते हैं जो सबको समझ में आते हैं। यदि आप क्लास के सबसे ऐसे बच्चे हैं जो सबसे लास्ट में समझते हैं, सबसे मंद बुद्धि है, फिर भी आपको समझ में आते हैं। तारे जमीन में देखिए आपने, वो मूवी बहुत इंस्पायरिंग है। एक बच्चा रहता है जो थोड़ा सा अलग होता है, और उस बच्चे को भी वो एक ही शिक्षक समझ पाता है, और बाद में उस बच्चे का किस तरीके से वो प्रोग्रेसिव चेंज करता है। तो बस यही एक बहुत बड़ी बात होती है एक शिक्षक में, कि वो बच्चे के स्वभाव को समझता है, उसकी क्षमताओं को आंकता है, और उस आधार पे एक्शन लेता है। ये एक आपका बेहतर शिक्षक की परिभाषा के तौर पे मैं मानता हूं, मैं भी समझता हूं कि यदि ये क्षमता है तो आप बेहतर हो पाएंगे, और ये क्षमता नहीं है तो आप रह जाएंगे। तो देखिए, बस आप लोगों को अब देखो, एक छात्र से हमारी क्या उम्मीदें होती हैं,
हमारी भी तो कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं ना। एक शिक्षक भी चाहता है कि उसके छात्र कैसे होने चाहिए। मैं सिर्फ एक छात्र में 2 गुण चाहता हूं कि 2 गुण यदि उसके अंदर आ जाए तो वो अपने जीवन में कहीं भी सफल हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे अपनी लाइफ में। यदि उसके अंदर 2 क्वालिटीज डेवलप हो जाएं। पहली क्वालिटी क्या मैं चाहता हूं, क्या लगता है आपको 2 गुण छात्र में जो सबसे प्राइमरी हो सकते हैं? नैतिकता, बिल्कुल नैतिकता तो है ही है। नैतिकता तो मतलब एक तरीके से सर्वव्यापी, आपके हर कार्य में है ना। जो भी काम कर रहे हैं वो मूल्यपरक नैतिक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अच्छा श्रोता होना चाहिए, वो भी बात नैतिकता में ही आ गई। और ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, एक छात्र के अंदर क्या गुण होने चाहिए? आज्ञाकारी होने चाहिए। तो यदि कोई गलत बोले तो उसे भी सही मान लेना चाहिए। हाँ बताएं, और बताएं। काफी लोग ऑनलाइन वाले, काफी लोग समय दे रहे हैं। शिक्षक हैं तो गलत करने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। हाँ कभी भी, हाँ शिक्षक कभी भी नहीं चाहता कि उसके छात्रों के साथ कभी गलत हो, या वो गलत नहीं सिखाता है। हाँ ठीक है, ओवरऑल आप जितने भी चीजें बता रहे हो, यदि मेरे से यदि कहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने समय की, आपकी कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, उस पूंजी को संभाल के रखना। और वो एक ही कैपिटल है आपका समय, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब वो आपका सबसे प्राइम चीज, समय की वैल्यू समझना चाहिए आपको अपनी। एक छात्र से यदि मैं डिमांड करूंगा तो यही कि आप लोग अपने, आज शिक्षक दिवस है, आप लोग को चाहिए कि आप अपने समय की वैल्यू समझें कि आपके समय का मूल्य क्या है। अपने समय को अनावश्यक बिल्कुल व्यतीत ना होने दे, किसी भी ऐसी प्रतिस्पर्धा में ना पड़े जो आपके समय को बर्बाद कर दे। तो पहला जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए स्टूडेंट में, वो ये होना चाहिए कि वो अपने समय का मूल्य समझे। जब आप समय का मूल्य समझने लग जाओगे, सब चीजें साथ में आ जाएंगी, क्योंकि समय ही है आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिन्होंने समय के मूल्य को नहीं समझा, फिर समय ने उनको अपना मूल्य सिखाया, बताया कि मेरा मूल्य क्या है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या लगता है? दूसरा भी कई बार मैं तो क्लास में बोलता ही रहता हूं हमेशा उस विषय पर। दूसरा है रेगुलरिटी। जो भी लक्ष्य आपने लिया उसको बस कंटिन्यूअस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिना संदेह के, पूर्ण समर्पण के। यदि 2 गुण किसी छात्र में हैं तो अपने जीवन के किसी ना किसी लक्ष्य तक वो बड़े लेवल पे पहुंचेगा, ऊंचे स्तर पे पहुंचेगा। समय का मूल्य, इससे क्या होगा? सर्वोत्तम रूप से अपने समय का सदुपयोग कर पाएगा, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता है, अपने टाइम की वैल्यू पता है। अब आपको ये पता चल जाए कि यही 2 साल में यदि मैंने कुछ कर लिया तो आने वाले 60 साल बढ़िया हो जाएंगे मेरे। 60 साल में मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मुझे समझेंगे, फिर आपको कोई डर ही नहीं है। फिर आप रात दिन पागल हो जाओगे, सिर्फ आप पढ़ोगे। और आपको पता हो कि यदि मैं रेगुलर रहूंगा तो मैं कोई भी टारगेट पा सकता हूं। आप समय का मूल्य भी समझते हो लेकिन रेगुलर नहीं हो तो बेकार हो जाओगे। और यदि समय का मूल्य नहीं समझते और रेगुलर रहते हो तो किस चीज में रेगुलर रहते हो ये भी तो पता नहीं है ना। हो सकता है बुराइयों में रेगुलर रहने लग जाओ। तो दोनों चीजों का सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा तीसरी कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। और समय की वैल्यू का मतलब क्या है? इस समय आपके लिए समसामयिक समय में क्या आवश्यक है, इसे समय की वैल्यू कहते हैं। अब आप कहो नहीं मुझे 59 साल में पढ़ना है, तो टाइम निकल गया, एलिजिबिलिटी निकल गई, बहुत सारी चीजों की एनर्जी निकल गई, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो पढ़ने का टाइम क्या हो सकता है? विद्यार्थी जीवन जो आपका चल रहा है। अब आगे नहीं पढ़ सकते आप, कि आप आगे सोचोगे मैं 35 साल, 40 साल, 45 साल। पढ़ने को तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, पर जो आज की पढ़ाई है आपकी, वो आपका आने वाला भविष्य तय करेगी, फ्यूचर तय करेगी, सम्मान देगी, आपको सबसे संपूर्ण बनाएगी, आपको सर्वगुण संपन्न बनाएगी। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? समझ में रहे हो मेरी बात को? कोई बात ओवरथिंक? तो दो गुण यदि मैं चाहूं कि आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए तो वो 2 गुण है। एक, समय का मूल्य समझिए, अपना समय प्रबंधन तय करिए और उसमें रेगुलर हो जाइए। समय का मूल्य तय करने के लिए यदि आपने एक दिनचर्या बनाई है,
कि मेरी ये शेड्यूल है वो रेगुलर रिपीट होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर रेगुलर रिपीट होनी चाहिए। और जब वो कंटिन्यूअस रिपीट होने लग जाएगी उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप हर जगह पहुंच जाओगे। और एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? ये तो छात्र के गुण हो गए। शिक्षक का सिर्फ एक गुण चाहिए जो उसके अंदर हो, पहला वो ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार किसके प्रति होना चाहिए? अपने काम के प्रति होना चाहिए। उसको यह पता होना चाहिए कि जिन छात्रों के साथ मैं कार्य कर रहा हूं, जिनको लेकर के मैं चल रहा हूं, उनके पूरे भविष्य का दांव उसके हाथ में, इस बात की जिम्मेदारी उसको समझनी चाहिए। इसलिए पहला तो उसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उस छात्र को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के ना किसी, उसका अकेले का जीवन नहीं चल रहा। आज के टाइम पे क्या हो गया, शिक्षा एक व्यापार में बदल गया है। लोग पैसे ले रहे हैं, लोग जो है अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि छात्र के लिए क्या बेहतर है। तो छात्र को सही मार्गदर्शक के तौर पे यदि वो लेकर के चल पाए, इसी को बोलते हैं ईमानदारी। अपने काम के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सब इसी से जुड़ जाती है ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब होता है पारदर्शिता, ओपननेस, हर चीज ओपन है। तो शिक्षक में यदि कोई एक गुण मुझे चाहिए तो वो है ईमानदारी। किसके प्रति ईमानदार रहे? छात्र के प्रति ईमानदार रहे। तो इस समाज का, इस राष्ट्र का, उस व्यक्ति का, सबका नैतिक उत्थान ही नहीं होगा, बल्कि अपने जीवन में कुछ भी, देखो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही। ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा जो कुछ ना कर रहा हो? आपके पिता भी थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है। आपके रिलेटिव हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक दुकान ही खोल ली, मान लीजिए मैं नॉर्मल ऐसी दुकान बता दूं जो इसके होती है ना, जो खाने पीने का सामान मिलता है, क्या बोलते हैं, किराना स्टोर। हाँ, अब किराने स्टोर पे मैंने खोल लिया, कोई ना कोई आएगा आपके पास, लेकिन यदि आपके अंदर वैल्यू अच्छे नहीं है तो आप एक की चीज 10 में दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा नहीं तो कम तौलोगे। आपको ये लगेगा कि 10 ग्राम कम तौल दूं, आधा किलो कम तौल दूं, 15 ग्राम कम तौल दूं, इस तरीके का काम भी करने लग जाओगे। तो ये नैतिक मूल्य का मतलब आपने कुछ किया, लेकिन वहां पर भी आपने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार सिर्फ एक वो व्यक्ति नहीं है जो प्रशासन में बैठा हुआ वही केवल भ्रष्टाचार कर रहा है। समाज में हर एक कड़ी में जुड़ करके लोग भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनका नैतिक उत्थान नहीं हुआ है। इसलिए चारित्रिक रूप से आपका उत्थान होना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है किसी भी समाज में रहने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, जीवन एक ही मिला है। पारलौकिक दुनिया पे हम भरोसा करते भी हो, मान लीजिए धर्म के तौर पे, कि हमारा कल के दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा पुनर्जन्म होगा, या हम फिर से जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो आपको इतना ही पता है कि यही जीवन है। यदि लौट के भी आएंगे तो इसी में आएंगे, मान लो अगेन ये इसी में आ गए, या फिर पता चला कि 84 करोड़ योनि में खो गए कहीं पे। तो लेकिन अभी हम भविष्य की बात करें क्यों, जब अभी हमारा ये जीवन है। जैसे अभी पृथ्वी में जीवन है, लेकिन मंगल ग्रह में खोज कर रहे हैं, किसकी? मंगल ग्रह में बस्तियां बसाई जा रही, क्यों? अरे हम इस पृथ्वी को ही सही कर लेना, अपनी इसी को बेहतर बना लेना। हम भविष्य के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो अभी आपके पास ये प्रेजेंट है, और ये एक तरीके से देखिए, जो आपका शरीर है ये अपने आप में एक मंदिर है, टेम्पल है ये पूरा शरीर। और इसके अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, ईश्वरीय अंश है। तो इस मंदिर के अंदर एक ईश्वर का अंश बैठा हुआ है जो आपको बताता है, जिसे आप अंतरात्मा कहते हैं, जो आपको सही गलत की पहचान करता है। तो इस मंदिर में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब आप क्या करते हैं, दिन भर कचरा डालते हैं। क्या मंदिर के बाहर आप कचरा डाल के आते हैं कि प्रतिदिन सफाई करते हैं? वहां पे आप दिन प्रतिदिन में इसमें कचरा डालते हैं, इसकी पवित्रता को समाप्त करते हैं। दूसरे के बारे में बुरा भला सोचना, दूसरे से ईर्ष्या भाव करना, ये सब क्या है? कचरा डालने जैसा ही है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो आपका शरीर रूपी मंदिर है, इसको शुद्ध रखिए। और ये यदि आप करने लग गए, मैं आपको सच बता रहा हूं कि बहुत टाइम नहीं लगेगा। सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सफलता, जो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं गलत माध्यमों से भी सफल हो जाते हैं।
बहुत देखिए कितनी भर्तियां होती हैं, कितने पेपर लीक होते हैं, कितने को पता नहीं चल पाता है, बाद में पता चलता है। तो भ्रष्टाचार का सहारा भी लेते, क्या वो सफल हैं? बिल्कुल नहीं है सफल। कभी वो शीशे के सामने खड़े होंगे, नजर से नजर नहीं मिला पाएंगे। मेरिट के आधार पे आपको सफल होना है, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे सफल होना है। यह आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अनीति पर चलते हुए सफलता की जगह नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। यह आपका क्या होना चाहिए? सत्य संकल्प होना चाहिए। यदि आप इस सत्य संकल्प के साथ चलेंगे तो आपको जो है आपका जीवन धन्य होगा और आप आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो जीवन में आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ सत्संकल्प बताऊंगा जो युग निर्माण को लेकर के हैं। यहां पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। यदि आप इनको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव आएंगे। एक मेरा वीडियो बहुत पहले आया था, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ संकल्प बताया जिसमें बोला था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी उसमें। लेकिन क्या होता है कि आज मैंने आपको बताया, कल आप भूल गए, कल बताया फिर आप भूल गए, है ना? होता है, फॉरगेटिंग वाला मामला है कि आज आपको कोई चीज बताई, कल फिर आप भूल गए, कल मैंने बताई फिर आप भूल गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं कि हमारे जीवन में क्या संकल्प होने चाहिए। हमें लगभग 18 पॉइंट है, ठीक है, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो ईश्वर है या नहीं है, लेकिन कोई तो होगा जो रेगुलेट कर रहा होगा, कोई तो होगा जो रेगुलेट कर रहा होगा बहुत सारी चीजों को। हमारे जन्म के पहले और हमारे जन्म के बाद और हमारी मृत्यु के बाद जो ये पूरा चल रहा है संसार, इस शरीर को जिसने डिजाइन किया होगा, आप खुद सोचिए, इसमें 206 हड्डियां ही क्यों हैं? सोचने की बात है। तो कोई ना कोई तो होगा। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है ईश्वर। मैंने आपको इथिक्स में बताया था, आपकी अंतःकरण, अंतरात्मा हर जगह आपको देख रही है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप गलत करेंगे, आप सोचिए कि मैं बंद कमरे में कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। मान लीजिए आप बंद कमरे में सो ही रहे, अब आप घर से आ चुके हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ये आपका भ्रम है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कुछ 18 पॉइंट हैं जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे शिक्षक हैं, वर्तमान में मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूं। तो इनके जो 18 पॉइंट है मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि हमारे समाज के लोग इन सब चीजों से जुड़ जाएं तो समाज में जो महात्मा गांधी राम राज्य की संकल्पना की बात करते थे ना, कि एक समय लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और इस समाज में किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक वो राज्य की सत्ता को भी नकारने लग गए। पर वो कैसे होगा? जब सब बदलेंगे, लोगों को बदलना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इस विचारधारा के साथ जब हम चलेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी, यानी ईश्वर न्यायकारी है, वो गलत को गलत ही देगा। ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। जो ईश्वर का अनुशासन है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। पहला सत्संकल्प। दूसरा सत्संकल्प, शरीर को भगवान का मंदिर समझेंगे। ये जो शरीर है ये किसका है? भगवान का मंदिर है। यहां पे भगवान का अंश निवास कर रहा है। हमेशा के लिए कर रहा है कि कुछ समय के लिए कर रहा है? कुछ समय के लिए कर रहा है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, प्राण पखेरु आपके उड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम, नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों से, दुर्भावनाओं से बचाने का प्रयास करेंगे। मन में बहुत सारे कुविचार आते रहते हैं आपके टाइम पे, आते हैं कि नहीं आते? अपने प्रति भी आ जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। दूसरे के प्रति कुविचार आते हैं, इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, ईर्ष्या भाव आता रहता है। तो मन को कुविचारों से और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए सत्संग की व्यवस्था करेंगे। कुछ अच्छा लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों का संग। अब अच्छे लोगों का संग में अच्छी पुस्तक भी हो सकती है, अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, अच्छे वीडियोस भी हो सकते हैं। ये सब आपका सत्संग। जैसे अभी हम जो बात करें सत्संग है, क्योंकि यहां पे हम अपने नैतिक उत्थान की बात कर रहे हैं।
तो तीसरा क्या है, मन को कुविचारों से बचाने के लिए, दुर्भावनाओं से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे। तीसरा क्या है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम। इंद्रिय संयम मतलब 5 इंद्रियां हैं आपकी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन आपकी 11वीं इंद्रिय है। आपकी 11 इंद्रियां टोटल, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 से जिनसे आपका अनुभव होता है और 5 जिनसे आप कार्य करते हैं। ये सब आपकी, जैसे जीभ, आपकी जीवा भी एक इंद्रिय है, इसको महसूस होता है जो भी आप खाते हैं स्वाद। नाक आपकी एक इंद्रिय है, कान भी एक आपकी इंद्रिय है, आंख भी आपकी एक इंद्रिय है, देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और एक आपकी मन, सबसे बड़ी इंद्रिय, जिसके साथ ये हो गया वो मालामाल। यदि मन जो है स्वाद के साथ लग गया तो फिर आपकी जीभ चटोरी, फिर आपको वही खाना है, चटर पटर ही खाना है, जिस पे प्रभावी हो गया ये। तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा आपको, इंद्रियों को संयमित रखना पड़ेगा। अर्थ संयम, पैसे का भी संयम रखना पड़ेगा आपको। कभी मित व्यय की बात नहीं कर रहा हूं, पर इतना भी पैसा नहीं आप बर्बाद करेंगे कि कल के दिन आप रोड पे आके खड़े हो गए। तो आपको इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला, समय संयम और विचार संयम, इसका सतत अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आएगा कि इंद्रियां एक दिन में बस में आ जाएंगी, इसका सतत अभ्यास इनको बस में करने का आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानेंगे। आप अपने समाज से अपने आप को अलग नहीं मान सकते हैं। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वो सामाजिक प्राणी अपने आप को नहीं मानता, या तो पशु होगा या तो देवता होगा, ईश्वर होगा। तो आप क्या है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में ही अपना हित समझेंगे। यदि अपने आप को आप समाज से अलग भी लग कर लेंगे, तब तो फिर आप दूसरे का हित ही करेंगे ना। तो ये 5वां संकल्प है। 6वां संकल्प क्या है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप इस देश में रह रहे हैं, इस राष्ट्र में रह रहे हैं और समाज निष्ठ बने रहेंगे। तो मर्यादाएं जो आपकी समाज की हैं, उन मर्यादाओं को आप छोड़ नहीं देंगे। मर्यादाओं का मतलब क्या है, माता पिता आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप एक गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं तो परिवार आपकी एक जिम्मेदारी है। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, जबरदस्ती किसी दूसरे की बुराई करना, दूसरे का अहित चाहना, इनसे आप बचेंगे। नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। इस समाज से ही अपने आप को जोड़ करके चलेंगे। यह आपका 6वां संकल्प है। फिर इसके बाद 7वां संकल्प कहता है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। ये 4 चीजें हैं। समझदारी, समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। समझदारी, ईमानदारी, ये पूरा इथिक्स, ये एक एक पॉइंट में, एक संकल्प में पूरा आप नैतिक हो जाओगे। समझदारी का मतलब होता है केवल और केवल खुद को नहीं समझना, बल्कि सामने वाले को भी समझना, इसको समझदारी कहते हैं। और समझदारी में आपका समसामयिक समय में क्या सही है, इसको भी समझना पड़ता है आपको, जो इथिक्स का मूल है। परिस्थिति जन्य बनेंगे आप। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता का, जहां पे भी आप रहेंगे वहां पर क्या होना चाहिए, एक मधुर वातावरण। यह नहीं कि आप पहुंच गए पूरा और बवाल काट दिए। चारों तरफ मधुरता का वातावरण, स्वच्छता का वातावरण, सादगी का वातावरण, सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। आपकी उपस्थिति का मतलब विवाद नहीं है, आपकी उपस्थिति का मतलब संवाद है। यह होना चाहिए। तो चारों तरफ मधुरता का वातावरण, स्वच्छता का वातावरण, सादगी का वातावरण और सज्जनता का वातावरण का आप क्या करेंगे, माहौल उत्पन्न करेंगे, वातावरण उत्पन्न करेंगे। यह आपका 8वां संकल्प है। 9वां संकल्प क्या कहता है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पे चलते हुए हम असफलता को सिरोधार्य करेंगे। यदि गलत माध्यम से हमें सफलता मिल रही होगी तो हम उस सफलता को स्वीकारेंगे नहीं। हम नीति पे चलते हुए असफलता को स्वीकार कर लेंगे कि यह सही तरीका है और इसमें हम यदि पिछड़ रहे हैं तो हमें चलेगा। ठीक है।
तो ये आपका 9वां सिद्धांत होना चाहिए। 10वां सिद्धांत क्या होना चाहिए? मनुष्य का, अभी आज के टाइम पे देखते हैं ना क्या हो गया, मनुष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मनुष्य का मूल्यांकन कैसे करते हैं? पैसे से करते हैं, उसकी सफलताओं से करते हैं, उसकी योग्यताओं से करते हैं, उनकी विभूतियों से करते हैं। पर बाकी वो आदमी कैसा भी हो कोई मतलब नहीं, उसका चरित्र कैसा है, सद्विचार कैसा है, हम उसको बिल्कुल भगवान समझने लग जाते हैं। कोई 4 पैसे वाला आदमी आ गया, अभी आप देखते बहुत सारे राजनेता ही हैं, हमें पता है ये चारित्रिक तौर पे बहुत करप्ट आदमी है, लेकिन आ गया तो हम चाटुकारिता में लग जाते हैं। तो मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं को, योग्यताओं को और विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे कि वो कितने अच्छे कर्म कर रहा है और उसके विचार कितने बेहतर है। समझ रहे? तो मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताएं नहीं है, उसकी योग्यता और विभूतियां नहीं है, क्योंकि सफलता वो गलत माध्यम से भी अर्जित कर सकता है। उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। अगला, दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। कई बार हमें लगता है कि मेरा सम्मान हो, मेरी बड़ाई हो, मुझे ही सब लोग हमेशा सर्वोपरि माने, पर मैं दूसरे को कुछ ना मानूं। तो दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं है। नर और नारी पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के समाज में ये हो गई, समाज का चारित्रिक पतन हो चुका है। किस लिए? कहीं ना कहीं पे हम अपने एक अवस्था में आकर के अपने नैतिक चरित्र को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो नर और नारी पर परस्पर दृष्टि रखेंगे। इसके अलावा ये 12वां पॉइंट, 12वां संकल्प, इसके अलावा संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय का, अपने प्रभाव का, अपने ज्ञान का, अपने पुरुषार्थ का, अपने धन का एक छोटा सा अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। आपके पास जो कुछ भी है, समाज में सत प्रवृत्तियां कब जाएंगी? जब सही लोग निकल के सामने आएंगे, जब आप अपना थोड़ा सा समय देंगे समाज के लिए, थोड़ा सा ज्ञान अपना देंगे समाज के लिए, अपना पुरुषार्थ करेंगे समाज के लिए, अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा देंगे, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा ना। नहीं तो समाज में तो बुराइयां ही बुराइयां आ जाएंगी। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी रूढ़ियां हैं, उनकी तुलना में किसको महत्व देंगे हम? विवेक को, ज्ञान को। विवेक का मतलब है ज्ञान, विवेक का मतलब है तर्क, तर्क को महत्व देंगे। यह आपका 14वें नंबर का संकल्प है। 15वें नंबर का संकल्प कहता है सज्जनों को संगठित करेंगे, अच्छे लोगों को संगठित करेंगे। अनीति से लोहा लेने के लिए नव सृजन की गतिविधियां जो चल रही हैं उन पे पूरी रुचि लेंगे। कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जो बुराई के खिलाफ हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, उसमें हम भी हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे, है ना। कई बार होता है, जैसे आप लोगों के पेपर लीक होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो कई बार जो है शिक्षकों के द्वारा क्या किया जाता है, आप लोगों को कहा जाता है कि भाई बढ़ के ट्वीट करो, ये करो, वो करो। आप रजाई ओढ़ के पड़े हो कि अरे मेरा क्या मतलब है, मेरा पेपर थोड़ा ना है। तो यदि कहीं पे गलत हुआ है और उसके लिए कोई गतिविधि हो रही है, तो उस गतिविधि में आपका भी बढ़ चढ़ के हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, राष्ट्रीय समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। देश में एकता बनी रहे, देश में बराबरी का माहौल पैदा हो, इसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। यह हमारा प्रयास होगा। ये पूरा देखो, संविधान की पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा संविधान का समानता का अधिकार लाके खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय के आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। और अगला, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं खुद है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं खुद है, इस पर विश्वास, गहरी आस्था रखेंगे आप। और आपकी आस्था इस बात पर होनी चाहिए कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे, तो आने वाला समय अवश्य बदल जाएगा। तो मनुष्य अपने आप का निर्माता खुद है, अपने भाग्य का निर्माता खुद है। कोई नहीं आके उसका भाग्य बदल देगा। कोई परलौकिक दुनिया में नहीं बैठा हुआ है जो आकर के आपके भाग्य को बदल देगा। आपको खुद कर्म करना पड़ेगा। यह भगवत गीता में बोला गया है। और जब हम बदल जाएंगे
तो ये देश बदल जाएगा, ये राष्ट्र बदल जाएगा। जब हम सुधर जाएंगे ये देश सुधर जाएगा, इस पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। ये 18 सत्य संकल्प हैं जो व्यक्ति यदि अपना ले तो हमारे देश का कभी भी उत्थान हो सकता है। और इसका प्रारंभ कौन करेगा? इसका प्रारंभ शिक्षक समाज को करना पड़ेगा। पहले उन्हें अपनाना पड़ेगा और फिर छात्रों में ये कूट कूट के भरना पड़ेगा, एक एक तथ्य को, एक एक संकल्प को। इसी से युग निर्माण होगा। इसी को युग निर्माण सत्संकल्प के तौर पे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने इस समाज को दिया है। तो एक शिक्षक के तौर पे हमेशा प्रयास होना चाहिए कि समाज को कैसे बेहतरी की ओर ले जाना है, कैसे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। यह सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी समाज में शिक्षक की। तो शिक्षक दिवस के आज के मौके पे मैं बस आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि चूंकि आपका यह समय बहुत मूल्यवान है तो इसकी वैल्यू खुद समझो। जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके समय की वैल्यू समझने। क्यों आएगा? क्या आवश्यकता है उसे? वो तो आपको तबाह करने के लिए बैठा है, उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। और यदि आपने वैल्यू नहीं समझी ना, तो आप समझिए कि आने वाले समय में समय आकर के आपको थप्पड़ मारेगा और आपकी वैल्यू सिखाएगा आपको कि तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी थी, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप इंतजार मत करिए उस समय का। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे का आप हिसाब रखिए और बचिए इन सब चीजों से जो आपके लक्ष्य के मार्ग में बाधक बन सकती हैं। आपको एक बात और बता दे रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपके सिवा। आप एकमात्र व्यक्ति हो जो आपको अपने लक्ष्य में पहुंचने से अपने आप को रोक सकते हो। आपको जो बनना चाहो आप बन सकते हो, बट अपने समय की वैल्यू समझ लो और पूरा जोर लगा दो। आने वाले 2 साल बाद आप ऐतिहासिक होगे, इतिहास लिख चुके होगे। तो पहला जो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने समय की वैल्यू समझे, इस पे भरोसा रखें। किसी भी अन्य ऐसी भी गतिविधियों से बचें जो गतिविधि आपके समय को तबाह कर देने वाली हो। पहली चीज ये। और दूसरा, रेगुलर रहिए, निरंतरता। इसको बोलते हैं चरैवेति। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, डरिए मत। बीच में संकल्प टूटेंगे, अंधेरा आएगा, फिर दिन आएगा। डेली दिन रात दोनों होते हैं। विपरीत परिस्थितियां खड़ी होंगी, अप्रिय घटनाएं होंगी। आपके जो बहुत प्रिय जन है वो धीरे धीरे आपके पास से जाने लग जाएंगे। हर तरीके की परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। पर विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। एक समय ऐसा है कि यदि आप गलत नहीं हैं, आप सत्य के साथ हैं, तो ईश्वर आपको न्याय करेगा। पहला कथन यही था ना कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उस पर भरोसा रखिए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि अब उसके ऊपर है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो न्याय करेगा। और जब आप उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, निछावर कर देते हैं, तो वो पूरी जिम्मेदारी आपकी ले लेता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपका समय ही सबसे सर्वोपरि है। सज्जनता का मतलब क्या है? सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर होता है? सज्जन वो होता है जो सामाजिक मूल्यों को धारण किए होता है, सामाजिक मर्यादाओं को धारण किए होता है, उसे सज्जन कहते हैं। दुर्जन जो बुराइयों को धारण किए होता है उसे दुर्जन कहते हैं। बुराइयां क्या हो सकती हैं? बहुत छोटी सी बुराई बता रहा हूं, नशाखोरी आप करने लग जाइए, आप दुर्जन है। नशाखोरी से लग रहा है कि आपका व्यक्तिगत मामला है। आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, चूंकि आप सामाजिक प्राणी है, आपका परिवार भी है, आपके माता पिता भी हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, नशा करने लगिए। आपका नशे ने आपके बॉडी के एक हिस्से को ही गला दिया, उसके बाद क्या होगा? आप चले जाओगे। लेकिन चले जाने से कौन सा आप हित करके चले गए? अहित भी नहीं कर गए आप कोई बड़ा, लेकिन दर्द दे गए। किसको? जो दूसरों को दर्द दे, उसे दुर्जन कहते हैं। जो सब में सत्कार, प्यार और सौहार्द बांटे, उसे सज्जन कहते हैं। जो दूसरे के दुखों को अपने ऊपर ले ले, दूसरों के प्रति उदारता, खुद के प्रति कठोरता, यह सज्जन की परिभाषा है। खुद के प्रति कठोर रहता है वो और दूसरों के प्रति उदार रहता है। समझ रहे हैं? तो सज्जनता का मतलब है जो, हाँ, साधन और शादी की पवित्रता की बात कर।
रखना चाहिए। देखो, साध्य का मतलब है आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या होगा? मैंने आपको सही का सिद्धांत और गलत का सिद्धांत बताया था। हाँ, समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये समाज निर्धारित करेगा। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं ना समय के साथ साथ। जैसे मान लीजिए अभी हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? पारिवारिक विघटन हो रहा है। और पारिवारिक विघटन के परिणाम स्वरूप जो माता पिता हैं, एक उम्र के बाद सबके साथ हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गया है। तो माता पिता क्या हो जा रहे हैं? वो बेसहारा हो जा रहे हैं। आप कभी जीता जाता एग्जाम्पल देखना हो तो जाइए मथुरा वृंदावन, जाके देखिए कितने अनाथाश्रय हैं, किस तरीके से पड़े हैं माता पिता, और बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो गए जो उनको सहारा दे रहे हैं, है ना। मैं अभी गया था मथुरा, तो वहां पे एक ट्रस्ट था आपका, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी करके उन्होंने द्वारा एक पूरा वो बनाया गया वृद्धाश्रम। मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पे गया था, तो उस वृद्धाश्रम में मैं पहुंचा और वहां मैंने देखा 200-300 महिलाएं किस तरीके से उनकी सेवाएं हो रही हैं। पर आप सोचिए, सेवा करनी किसको चाहिए? जिनको उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन आज वो दर दर के लिए भटक नहीं रही, क्योंकि सज्जन व्यक्ति आकर के उनको सहारा दे गए और दुर्जनों ने छोड़ दिया। तो यहां पे दुर्जन की परिभाषा किसकी हो गई? उसके बेटे की, जिसको उसने जन्म दिया था, उसकी उस बेटी की जिसको उसने जन्म दिया था। और सज्जन कौन हो गया यहां पे? जिसने उन्हें सहारा दिया। अब रही बात साधन और साध्य की, बात कर रहे हैं आप समाज में जहां पर अराजकता ना फैले, जिस कारण से, वो सारे काम सही है, वो सारे काम समाज के हित में है। जहां पे अराजकता फैलने लग जाए, अब कौन सा कार्य से अराजकता फैल सकती है? क्या आप हिंसा का सहारा लें जिससे दूसरे का जीवन प्रभावित हो, दूसरे का जीवन संकट में पड़ जाए, क्या यह अराजकता का माहौल नहीं पैदा कर दे? कैसे खड़ी कर सकती हैं? समाज के नागरिकों को यदि आप मारने लग जाएं, देखिए हमारे देश क्या है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। हमारे देश में एक आतंकवादी भी मान लीजिए पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उसका पूरा इलाज करवाया जाता है, जबकि उस आतंकवादी ने क्या किया? समाज के लोगों को खत्म कर दिया। क्यों ही लेना? निरीह लोगों को मारा, निरपराध लोगों को मारा। लेकिन इसके बाद भी हमारी इंडियन आर्मी उन्हें डोनेट करती है ब्लड जिंदा रखने के लिए। तो एक बदले की भावना भी हो सकती है, और एक कि पहले, क्योंकि उस आतंकवादी से हम बहुत सारी जानकारियां आने वाले समय में इकट्ठी कर सकते हैं, जो आने वाली बहुत सारी घटनाओं को समाप्त करने का काम कर सकती है। या फिर चूंकि वो एक निश्चित तौर पे अपराधी तो था, लेकिन अपराधी के लिए, डॉक्टर के लिए क्या है? वो एक मरीज है। वो डॉक्टर के लिए इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, एक पेशेंट के तौर पे आया हुआ है। तो डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? उसका जीवन सुरक्षित करना। तो परिस्थितियां जो समाज के प्रति हितकर होंगी, वो सारे साध्य सही होंगे। अब आप कहो कि मैं बड़े होकर के मैं चोर बनूंगा, तो ये समाज का क्या होगा? अहित होगा ना। अब आप करो बड़े होकर मैं समाज सेवक बनूंगा, सिविल सर्वेंट बनूंगा, जिससे समाज के लोगों को अच्छा महसूस हो आपके कार्य से, आपके कृत्य से, वो समाज के लिए बेहतर है। जिससे समाज को दुख पहुंचे, वो समाज के लिए गलत है। ठीक है, तो आपको इस रूप में इसको देखना पड़ेगा। इसमें सिंपल सा है, नवा पॉइंट कह रहा है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पे चलते हुए हम असफलता को स्वीकार करेंगे। मतलब आप गलत माध्यम से सफलता नहीं चुनेंगे। इससे क्या होगा? आपका नैतिक उत्थान पूर्ण होगा। नहीं तो क्या होगा? आप मान लीजिए 1 करोड़ देकर के किसी एग्जाम पे प्रवेश कर गए, फिर आप वहां भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करोगे, आप बहुत घातक हो जाओगे उस जॉब में पहुंचने के बाद। आप इतने बड़े भ्रष्टाचारी, क्योंकि 1 करोड़ वसूलने में लग जाओगे ना आप। आज के टाइम पे जो करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त होती है, जो नेता मंत्री विधायक खरीदे जाते हैं, आप सोचिए कितना घातक है हमारे समाज के लिए। जब ये गठबंधन सरकारें टूटती हैं, नई सरकारें बनती, सोचो कितने करोड़ों का पैसा इधर का उधर होता है। तो ये समाज के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जब एक पेपर लीक होता है, सोचिए पता ही नहीं चलते हमें बहुत सारे, उसमें वो जो लोग प्रवेश कर जाएंगे उन नौकरियों में, वो कौन सा बेहतर कर देंगे? वो तो लूट खसोट के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसलिए नीति पे चलते हुए सफलता,
जो हिंसा के माध्यम से साम्राज्य बनाया होगा, आप मार्क्स की बात करते हैं, यदि मार्क्स हिंसा की बात कर रहा है तो वो स्थिर समाज नहीं होगा, फिर क्रांति होगी, क्योंकि उसने मारपीट करके युद्ध के दम पे उसने, तो दूसरा भी युद्ध के दम पे लेगा, तो वो समाज अराजक हो जाएगा। गांधी क्या कहते हैं, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। हमारे देश की आजादी के 75 साल हो गए, माध्यम अहिंसा था, इसलिए हमारे देश में देखिए जो संविधान बना, संविधान में हर जगह अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। आज देश में हर नागरिक के पास राइट है कि सरकार यदि कुछ भी गलत करती है आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कैसा, अहिंसक। अहिंसा के माध्यम से होगा तो मूल्य कैसे डालेगा, बीज कैसा है। अब जैसे हमारे देश के आंदोलन का बीज कैसा है, अहिंसक है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी अहिंसक ही उसी मूल्यों। आज हम गांधी की बात हर पल क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्योंकि गांधी ने ऐसे बीज डाले हैं। हमेशा कहते हैं गांधीवादी माध्यम से करेंगे, दूसरे का नाम आता है, कुछ नहीं आता ना, जबकि देश की आजादी में बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हम अहिंसा को पहला बीज हमारे देश की आजादी का यही है। चीन जो है आने वाले समय में तबाह हो जाएगा। क्यों तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो क्रांति के परिणाम स्वरूप देश बना। तो वहां पे आज भी देखिए लोगों को क्या राइट दे रही है गवर्नमेंट, वहां पे एक आंदोलन पे वो टैंक चढ़वा देते हैं, एक आंदोलन पे वहां लोगों को, तो ये हमारे देश में नहीं है। क्यों, क्योंकि सरकार भी अहिंसा गांधीवादी मूल्यों को आज भी पूज रही है, इसलिए गांधी को इतना महत्व इस देश में दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इतना महत्व दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इतना महत्व दिया गया। समझ रहे हैं, हाँ। देखिए नया भी समाज वो करती है, कोई भी समाज ऐसा नहीं होता, नव सृजन की गतिविधियों में समाज जुड़ता है, नवाचार होता है, लेकिन वो नवाचार होने में वो तत्कालिक नहीं हो सकता है, एक प्रक्रिया के तहत होगा, है ना, एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके तहत होगा। अचानक से आपको अभी मैं आपके पूरे वैल्यू सिस्टम चेंज कर दूं, आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे अडॉप्ट कर लोगे। जैसे अभी आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि क्षेत्र से आए हुए हो, अब आप शहर में रहोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप चेंज करोगे। क्या क्या चेंज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां से जाके आप इंग्लैंड चले जाओ, ठीक है, फॉरेन चले गए, लेकिन अब वहां पे आपको भाषा से एक भाषा को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, फिर वहां के रूल्स आपको मानने पड़ेंगे उस कंट्री के, वहां के बहुत सारे ऐसे कस्टम्स होंगे जो आपको मानने पड़ेंगे। आप भारत के भी मानोगे कस्टम्स, लेकिन उस कंट्री में रह रहे हो तो समय और परिस्थितियां क्या करती हैं, किसी समाज को क्या करती हैं, उस समाज की कुरीतियों को ध्यान में लाकर के उनको पहले उजागर करती हैं, फिर कुछ लोग आते हैं वो उन कुरीतियों का विरोध करते हैं, फिर एक लंबी अवधि के बाद वो कुरीतियां विनिष्ट हो जाती हैं और समाज उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। हर क्षेत्र में चीज होती है। तो नवाचार तो हर समाज की उन्नति, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, समाज खत्म हो जाएगा। यदि वो समाज नवाचार की प्रवृत्ति नहीं रखता, आए दिन वो अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता, तो खत्म हो जाएगा, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो हमें तो चेंज करना पड़ेगा, प्रो चेंजर बनना पड़ेगा हमें। हम नो चेंजर रहेंगे तो फिर समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, और जो भी राष्ट्र समाज नो चेंजर रहा है वो समाज खत्म हो गया है। इसलिए प्रोग्रेसिव समाज ही अस्तित्वमान रह सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता आज तक क्यों जिंदा है, क्योंकि यह समाज प्रोग्रेसिव था, जो भी आता गया उसके गुणों को हम अडॉप्ट करते गए। अभी मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, आप नो चेंजर बन जाइए। अभी 2G यूज कर रहे हो क्या, आप नहीं कर रहे हैं ना, आपने चेंज कर दिया ना, आप 4G पे आ गए ना, 5G आएगा वो भी चेंज करेंगे। ऐसे ही जो समाज आपके वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, आप उन्हीं वैल्यू सिस्टम को क्या करोगे, मान लोगे। ठीक है, तो समाज हमेशा प्रोग्रेसिव समाज ही हमेशा के लिए अपने आप को विकसित समाज के तौर पे रख सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज टीचर्स डे पे आप सभी को फिर से मेरी तरफ से, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने विश किया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और बस आप लोग अपने जीवन में सफल हो जाएं, पहला लक्ष्य हर शिक्षक का यही होता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता जब आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में सफल होते हैं, और प्रयास आप लोग यही करिए। और मेरे तरफ से भी हमेशा आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा प्रयास है कि आप लोग अपनी लाइफ में बेहतर करें, बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। और आज का, कल से आपका आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे, और कल जो है आपको जो आपकी जो क्लासेस हैं सारी रेगुलर करेंगे, कंटिन्यूअस लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।